हेलो फ्रेंड्स। आज हम वायुदाब, कोरियोलिसिस बल और भूमंडलीय पवनों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायुदाब क्या होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को साधारणतः मिलीबार या पास्कल में मापा जाता है ना। वायुदाब को प्रभावित करने वाले अगर कारकों को देखें तो प्रमुख कारक में ऊंचाई आता है, एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, जबकि पहाड़ी या ऊंचाई वाले क्षेत्र पर वायुदाब कम होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडल की जो मोटाई होती है वो कम होती जाती है। दूसरा आता है तापमान। तापमान बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। गर्म हवा फैलती है और हल्की हो जाती है, जिससे उसका दबाव घट जाता है। ठंडी हवा के कारण वायुदाब बढ़ता है, क्योंकि ठंडी हवा सघन होती है और सतह पर अधिक बल लगाती है ना। ठंडी हवा सिकुड़ती है और सतह पर अधिक बल लगाती है, इसलिए वो उससे ठंडी हवा का वायुदाब बढ़ता है। तीसरा आता है नमी, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में जलवाष्प की मात्रा भी वायुदाब को प्रभावित करती है। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर हवा हल्की हो जाती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। कम नमी वाली हवा भारी होती है, इसलिए उसका वायुदाब अधिक होता है। अगला आता है हमारा घूर्णन और अक्षांश। पृथ्वी का घूर्णन वायुदाब वितरण को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा के पास वायुदाब कम होता है, क्योंकि यहाँ गर्म हवा होती है। जहाँ पे गर्म हवा होगी वहाँ पे वायुदाब हमेशा कम होगा, और यहाँ पे वो हवा ऊपर उठती है। ध्रुवों के पास ठंडी हवा होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। आपको सीधा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे हवा गर्म होगी वहाँ पे वायुदाब कम होगा, और जहाँ पे हवा ठंडी होगी वहाँ पे वायुदाब ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है वायु गति। वायु की गति करने से भी वायुदाब में परिवर्तन होता है। जहाँ हवा संकुचित होती है वहाँ वायुदाब अधिक होता है, और जहाँ हवा फैलती है वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। इसके पहले वाले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको अच्छे से बताया था कि वायु का प्रसरण और अभिसरण से किस तरह से परिवर्तन होता है। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आता है हमारा दाब प्रवणता बल, है ना। प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो बल है जो वायु दाब में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, और वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। यह बल उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर कार्य करता है, जिससे वायु का प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है। दाब प्रवणता बल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? दाब का अंतर। जब किसी क्षेत्र में वायुदाब अधिक होता है तो आसपास के क्षेत्र से कम, तो जब किसी क्षेत्र में वायुदाब अधिक होता है और आसपास के क्षेत्र से कम, तो ये बल उत्पन्न होता है। जितना बड़ा दाब का अंतर होगा उतना ही दाब प्रवणता बल अधिक होगा। नेक्स्ट आता है दिशा। दाब प्रवणता बल हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर काम करता है। इसका मतलब है कि हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है। हवा की गति पर प्रभाव। दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा, हवा की गति उतनी ही तेज होगी। कि तीव्र दाब प्रवणता के कारण तेज हवाएं चलती है, जबकि धीमी दाब प्रवणता के कारण हवाएं धीमी चलती है। मानचित्र पर प्रवणता। मौसम मानचित्र पर यदि दाब रेखा है, आइसोबार जिसे हम कहते हैं, पास पास होती है, तो इसका मतलब है कि दाब तेजी से परिवर्तन हो रहा है और दाब प्रवणता बल अधिक होता है। जब दाब रेखाएं दूर दूर होती है तो दाब प्रवणता बल कम होता है। दाब प्रवणता बल का महत्व क्या है? दाब प्रवणता बल वायुमंडलीय परिसंचरण का एक प्रमुख कारण है, और इसका मौसम की गतिविधियों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये बल हवा के बहाव का मुख्य कारक है, जो हमारे दैनिक मौसम को निर्धारित करने में मदद करता है, जैसे कि ठंडी या गर्म हवा, तूफान, मानसून जैसी घटना। अब हम जानेंगे कोरियोलिसिस बल के बारे में, है ना। कोरियोलिसिस बल एक काल्पनिक या आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये बल किसी गतिशील वस्तु या द्रव्यमान की दिशा में परिवर्तन करता है, खासकर जब वो वस्तु किसी घूर्णनशील पिंड जैसे पृथ्वी पर गति कर रही है। ये बल सीधे वस्तु की गति पर काम नहीं करता, बल्कि उसकी दिशा को प्रभावित करता है। मतलब जो कोरियोलिसिस बल है वो गति प्रभावित नहीं करता, ये किसी वस्तु के दिशा को परिवर्तित कर देता। उत्पत्ति कैसे होती है?
पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह पर चलने वाली हवा, पानी या अन्य गतिशील वस्तु सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि उसकी दिशा थोड़ी बदल जाती है। यही बदलाव कोरियोलिसिस प्रभाव कहलाता है। इसे उत्पन्न करने वाला बल कोरियोलिसिस बल कहलाता है। दिशा पर प्रभाव। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल किसी गतिशील वस्तु को उसकी दिशा से दाईं ओर मोड़ देता है ना, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसे बाईं ओर मोड़ता है। बल का प्रभाव क्षेत्र। ये बल केवल बड़े पैमाने पर काम करता है, जैसे वायुमंडलीय परिसंचरण, समुद्र की धाराएं और लंबी दूरी की उड़ानें। ये छोटे पैमाने पर, जैसे पानी के निकास में या किसी वस्तु की गति में महसूस नहीं किया जा सकता। बल का परिमाण। कोरियोलिसिस बल का परिणाम वस्तु की गति और पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। कोरियोलिसिस बल, क्योंकि आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कोस 9, का फॉर्मूला आप देखिए नेट पे आपको मिल जाएगा, 2 कोस थीटा ऐसे ही कुछ है इसका, 2 साइन थीटा ऐसे करके आप नेट पे देखेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। मौसम और वायुमंडलीय परिसंचरण। कोरियोलिसिस बल वायुमंडलीय परिसंचरण और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, जो विश्व के मौसम पैटर्न और हवाओं की दिशा को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए ये बल उत्तरी गोलार्ध में तूफानों को चक्रवाती दशा को मोड़ने में मदद करता है। उड्डयन और नौवहन। लंबी दूरी की उड़ानों और समुद्री जहाजों के मार्ग की योजना बनाते समय कोरियोलिसिस बल को ध्यान में रखा जाता है, ताकि वे अपनी दिशा में सही समायोजन कर सके। चक्रवात और तूफान। कोरियोलिसिस बल के कारण चक्रवात और तूफान घड़ी की दिशा के विपरीत या साथ में घूमते, और ये उनके गठन और दिशा को प्रभावित करता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला एक आभासी बल है, जो गतिशील वस्तुओं की दिशा को बदलता है। ये मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और लंबी दूरी की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ेंगे भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवनें वे हवाएं होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में एक निश्चित पैटर्न में लगातार बहती है। ये हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य से प्राप्त ताप और वायुमंडल में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ये पवनें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। भूमंडलीय पवनें का वैश्विक परिसंचरण 3 प्रमुख पेटियों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? पहला आता है विषुवत-रेखीय पूर्वी पवनें। ये पवनें भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। यह हवाएं स्थायी और मजबूत होती है और विषुवत क्षेत्र में समुद्र यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी पवनें, जिसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ये पवनें 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है और पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण, जिसे हम टेम्परेट कहते हैं, क्षेत्रों में होती है। पश्चिमी पवनें जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है और इनसे चक्रवाती गतिविधियां उत्पन्न होती है। अंतिम आती है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं इसे। यह हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से 60 डिग्री अक्षांश तक बहती है। यह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और ठंडी व सूखी होती है। यह हवाएं ध्रुवीय व समशीतोष्ण क्षेत्र के बीच में मौसम प्रणाली के संतुलन में योगदान करती है ना। अगर अब मैं एक डायग्राम से बताऊं मैं आपको, जैसे हमारी अर्थ है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री अगर मान लिया जाए, और ये 60 डिग्री। यहाँ पे कौन सी वायु चलती है? व्यापारिक पवनें, व्यापारिक ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको पश्चिमी पवनें ना, ये पश्चिमी पवनें हैं, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री के 60 से 90 डिग्री के पास, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90। तो यहाँ पे 60 से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती है ना। तो ये तीनों पवनें इस तरह से चलती है। अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखें तो घूर्णन और वायुदाब का प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य की किरणों के असमान वितरण से वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती है। पृथ्वी
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये हवाएं सीधी दिशा में न बहकर घुमावदार दिशा में बहती है, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। जलवायु पर प्रभाव, ये पवनें विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बारिश लाती है, जबकि पश्चिमी हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन करती। समुद्री यात्रा और परिवहन, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भूमंडलीय पवनों का उपयोग समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए किया गया है। ये हवाएं नौकायन के लिए अनुकूल मार्ग प्रदान करती हैं। भूमंडलीय पवनें पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित दिशा में बहने वाली हवाएं हैं जो वायुमंडल के परिसंचरण को नियंत्रित करती हैं। ये हवाएं मौसम, जलवायु, समुद्री यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम वर्षा के बारे में देखेंगे, वर्षा कैसे होती है, क्योंकि हम सापेक्ष आर्द्रता देख चुके हैं, तो अब हमारा वर्षण वाला चैप्टर चालू होगा। तब तक के लिए नमस्कार।